नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लासेस में। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। चक्कर क्या है कि अभी थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए हम ट्यूसडे की भी छुट्टी करते हैं, कल की भी छुट्टी होगी और आज की क्लास भी शॉर्ट होगी। पर आप चिंता मत कीजिए, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, और मैं भगाऊंगा भी बिल्कुल नहीं। तो आप चिंता मत करो, थोड़ा सा 15-20 मिनट क्लास का टाइम बढ़ा देंगे आगे चल के, ठीक है। 15 तारीख के बाद अभी 2-3 दिन, आज कितनी तारीख, आज 12 तारीख आई थिंक 12, हाँ आज 12 तारीख है, तो 3 दिन के बाद फिर क्लास की टाइमिंग आधा घंटे से बढ़ा देंगे, ठीक है। अपना फुल फ्लेज टाइम पर आएंगे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। और हाँ, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बस दुआ करो कि जो भी मेडिकल इमरजेंसी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, मुझे नहीं है, फैमिली मेंबर में है किसी को। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, मैं बैठा हूं, जिम्मेदारी मेरी है। कैपिटल गेन के क्वेश्चन बैंक अपलोड हो गया है, बाकी मेरी तरफ से फुल बुक अपलोड है, फुल क्वेश्चन बैंक अपलोडेड है। एमसीक्यू 4 से 5 चैप्टर अपलोडेड है, बाकी चैप्टर धीरे धीरे आते रहेंगे। जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वैसे वैसे एमसीक्यू आप लोगों को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट नए एमसीक्यू दे रहा है नए कोर्स के लिए, ठीक है। चलो बहुत जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे आईएफओएस की। आईएफओएस का मतलब, सौरभ फोन दे दियो इधर। आईएफओएस का मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा? छोटा सा चैप्टर है, कई चैप्टर हमने बड़े किए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि छोटा चैप्टर, फिर उसके बाद कैपिटल गेन है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आएगा। तो मैं ज्यादा बड़े चैप्टर एक साथ नहीं करना चाहता, ताकि एकदम से ये ना हो कि सर अभी तो बड़े चैप्टर से निकले थे फिर एक बड़े चैप्टर में चले गए। उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर है आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाता है। सेक्शन नंबर 56 to 59 लेकर चलता है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है एज पर ओल्ड सिलेबस जो भी था। अब न्यू में देखते हैं कि मई में आप लोगों का क्या आता है। आज नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अपने इंस्टीट्यूट के। हाँ जी, जो पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट थे वो इस बार प्रेसिडेंट बने हैं। वो ऐसे ही होता है हर साल, हर साल जो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बनते ही बनते हैं। और इस बार चरणजोत सिंह नंदा एनआईआरसी से, इससे है नॉर्थ इंडिया से, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अगली बार प्रेसिडेंट भी बनेंगे अगले साल, ठीक है, चरणजोत सिंह नंदा जी। चलो बहुत बढ़िया जी, तो मुबारक जी आप सभी को नए प्रेसिडेंट की। हाँ जी, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं होती, ध्यान देना, जो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं होती वो कहां टैक्स होती है? आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सौरभ फोन देना एक बार। हाँ जी, इधर इधर इधर, फोकस फोकस। आईएफओएस में टैक्स होती है जो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं होती वो कहां टैक्स होती है? आईएफओएस में। मतलब 4 हेड में जो भी इनकम टैक्स नहीं होगी वो कहां टैक्स होगी? आईएफओएस में। चलिए साहब, जो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं होगी वो कहां टैक्स होगी? आईएफओएस में। 4 हेड में टैक्स नहीं होती वो आईएफओएस में टैक्स होती है। आईएफओएस की सेक्शन नंबर कितने? 56 to 59 नंबर तक सेक्शन इसके जाते हैं। बेसिक सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 56 यही डील करके चलता है कि एवरी इनकम विच नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। जो कहीं भी टैक्स नहीं होता वो आईएफओएस में आ जाता है। दैट मींस जो सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में और पीजीबीपी हेड में टैक्स नहीं होगा वो चुपचाप आप किस में ले आओगे? आईएफओएस में। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बस दिमाग लगाया, देखा कहीं भी टैक्स नहीं हो रहा, फटाफट इधर ले आए आईएफओएस में। आपको दिमाग लगाना है, माइंड की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, देखना है कि पहले 4 में कौन सा हेड एप्लीकेबल है, उसके बाद ही आप लोग आईएफओएस में आएंगे। आईएफओएस इज द रेजिडुअरी हेड ऑफ द इनकम, मतलब ये बचा कुचा हेड है, इसी में हाँ जी, इसी में ये बचा कुचा हेड है, इसी में सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होंगी। रेलिवेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए। सारा आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज जीएसटी दोनों के दोनों प्रैक्टिकल, कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, लाइफ टाइम आपका साथ
देंगे ही देंगे। अगर आप कैश बेसिस के सिस्टम पर, कैश सिस्टम की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपका कैश बेसिस पर इनकम टैक्स हो जाएगी, और अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो कर रहे हैं, मतलब उधारी वाला क्रेडिट सिस्टम, तो फिर आपका एक्रूअल बेसिस पर इनकम टैक्स हो जाएगी। लेकिन जो डीम्ड डिविडेंड है सेक्शन 222E में, आज मोस्ट प्रोबब्ली एक बार देखेंगे, डीम्ड डिविडेंड 222E में, वो आपका टैक्स से होगा पेमेंट बेसिस पर अंडर सेक्शन 8 में। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो नीचे कुछ मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं, नीचे ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कि पूरे इनकम टैक्स से जहां जहां बातें बची वो सारी की सारी आईएफओएस में आई। हम हर जगह पढ़ते, जैसे लेट्स से एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कहां पर टैक्स होगी? आईएफओएस में। हाँ जी। ऐसे ही कैपिटल गेन में कुछ इनकम्स हैं जो आईएफओएस में टैक्स होती हैं, या फिर हाउस प्रॉपर्टी, अगर कंपोजिट हाउस दिया जा रहा है, मतलब फर्नीचर वगैरह, वेल फर्निश्ड वगैरह सारी चीजें हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही, कहाँ इनकम टैक्स होती? हाँ जी, याद आया? तो जहां जहां जो जो हमने सैलरी हेड में कुछ पढ़ा होगा कि ये इनकम पेंशन वाली, याद आई पेंशन? हाँ सर। तो वो बातें जो जो आईएफएस में टैक्स होंगी वो सारी की सारी अब हम एक एक करके देखेंगे। हर हेड से अलग अलग पॉइंट उठकर आए थे, यहां मैंने सबको एक साथ मर्ज कर दिया है। जैसे डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आप उसको कहां टैक्स करेंगे? आईएफओएस में। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स का रिफंड आता है वो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है अंडर द हेड आईएफओएस में। इनकम टैक्स रिफंड क्यों टैक्सेबल नहीं? क्योंकि वो मेरा ही पैसा था, मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, तो वो पैसा मुझे वापस दिया जाएगा, तो मैं उसको टैक्स नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, वो टैक्स जरूर होगा किसमें? आईएफओएस में। कैजुअल और नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम का मतलब है जो बार बार इनकम नहीं होती। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब सट्टेबाजारी से अगर कोई इनकम आई है, फॉर टेक एन एग्जांपल, हॉर्स रेस से कोई पैसा आया है, ये सारे के सारे क्रॉसवर्ड पजल गेम वगैरह से, ऑनलाइन गेमिंग से कोई पैसा आ रहा है, ये सारे के सारे कहां टैक्स होते हैं? सर आईएफओएस में। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, ये मैंने बता दिया। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, बेसिक चैप्टर में ये मैंने पॉइंट पढ़ाया था, अगर आप अनडिस्क्लोज सोर्स से कोई इनकम जनरेट करते हैं, ये बात मैंने बताई थी, तो आपका कहां टैक्सेबल होगा? सर आईएफओएस में। और टैक्स रेट भी इसमें ज्यादा था। हाँ जी, याद आया? हाँ सर। रेंट फ्रॉम वेकेंट पीस ऑफ लैंड, ग्राउंड रेंट, खाली जमीन है हाउस प्रॉपर्टी में, मैंने आपको बताया था अगर 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 प्रॉपर्टी के साथ बिल्डिंग प्रीमाइसेस भी है तो वो टैक्स का, वो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? सर हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन खाली जमीन का पैसा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता, वो आईएफओएस में टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड आईएफओएस में। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ओनरशिप की रिक्वायरमेंट जरूरी थी सेक्शन में, किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करने के लिए। लेकिन यहां पर ओनरशिप नहीं है, क्योंकि आपने किसी से रेंट को दिया, फिर आगे उसने फर्दर लेट आउट किया, दैट मींस सबलेटिंग है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, तो वो आईएफओएस में टैक्स होगा। हाँ जी, सैलरी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एमपी एमएलएज, इनकी इनकम कहां टैक्सेबल होती है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी आईएफओएस में। एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉयर, अगर नॉन एम्प्लॉयर से, अगर एम्प्लॉयर से मिलेगी तो सैलरी हेड में, अगर एग्जामिनेशन फीस टीचर को रिसीव कर रहा है नॉन एम्प्लॉयर से तो वो आईएफओएस में ही टैक्स करेंगे। रेम्युनरेशन, कमीशन, सिटिंग फीस एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय होता तो कहां टैक्स हो जाती? सर ऑब्वियसली सैलरी हेड में, तो वो नॉन एम्प्लॉय है, तो उसकी रेम्युनरेशन, कमीशन, सिटिंग फीस एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कमीशन फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, हो सकता है डायरेक्टर ने गारंटी दी हो बैंक को और उसको बदले में कमीशन वगैरह मिला हो, वो सारा आईएफओएस में टैक्स होगा। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ऑब्वियसली एम्प्लॉय नहीं होगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है और डायरेक्टर को ग्रेचुटी मिल रही है तो वो भी कहां टैक्स करेंगे? आईएफओएस में। डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडरराइटिंग शेयर, ये भी आईएफओएस में टैक्स होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी आईएफओएस में टैक्स होगा। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली ऑफ डिजीज्ड पर्सन, मरने के बाद अगर किसी फैमिली मेंबर को उसकी फैमिली में पेंशन मिलती है तो वो टैक्स होगी अंडर द हेड आईएफओएस में।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन फॉर ए कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और उस पर आपको देती है कंपल्सरी एक्विजिशन से पैसा, और उस पैसे के ऊपर आपको कुछ ब्याज मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारा का सारा टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। हाँ जी, compensation or any other payment received in connection with the termination of his employment or modification in the term or condition। ये याद रखना, अगर आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन टर्म कंडीशन करते हैं, उसके बदले में कुछ आपको पैसा मिल रहा है, तो वो सैलरी हेड में टैक्स ना होगा, कहां टैक्स होगा? IFOS में। Sum received from Keyman insurance policy including bonus if received by any person other than employer, business owner or and employee। अगर आपको किप बोले तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, तो वो इंक्लूडिंग बोनस इफ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर को ना मिलके वो उसको मिलता है, तो वो टैक्स कहां पर हो जाएगा? हाँ जी, अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर के अलावा किसी को भी मिलता है, तो वो कहां टैक्स हो जाएगा? IFOS में। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 मिनट लगाओ, दोबारा से गो थ्रू करो। सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, ऑलरेडी रिस्पेक्टिव चैप्टर में कवर्ड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में कराए। फटाफट एक बार सारे के सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठाओ, फटाफट फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, पूरा का पूरा जो IFOS चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक मेनली डिविडेंड, जिसको हम डीम डिविडेंड भी बोलते हैं, और दूसरा बेसिकली गिफ्ट वाले प्रोविजंस। उसके अलावा एक दो छोटे मोटे पॉइंट है, अदरवाइज इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, इतना कुछ बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। बेसिकली 2 ही चीजें पढ़नी होती है इसमें, एक डिविडेंड और एक गिफ्ट। फटाफट रीड करो एक बार। चलिए जी, हो गया। जल्दी से 1 मिनट और है आपके पास, अपने दिमाग में बैठाओ जो जो पढ़ा है अभी हमने। कहीं डाउट है तो पूछो मुझसे, आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। बड़े प्यारे प्यारे डाउट पूछते हैं बच्चे व्हाट्सएप पे यार, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। मुझे लगता है कि हाँ यार, कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन बच्चों की लाइफ में। कई बच्चों में से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम के, कई ऐसे जो कई अटेम्प्टों से अटके हुए थे, फिर वो जब क्वेश्चन पूछते हैं मुझे लगता है कि हाँ, अब इनका दिमाग सही चल रहा है, अब ये सही रास्ते पर, इस बार ये जरूर पास होंगे। हमारा काम तो यार पास करवाना है, हाँ, लेकिन हमसे, दैट मीन्स हर टीचर से डबल काम आपका है, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन वो डिपेंड्स कि बच्चा उस चीज को कैसे लेता है और कैसे कितनी मेहनत उस पर करता है। अगर मैं आपकी तरफ 1 कदम बढ़ूं तो हमेशा याद रखना आपको मेरी तरफ 5 कदम बढ़ना पड़ेगा, 5 कदम, तब जाकर आपका CA इंटर या CA फाइनल या कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा, एक बार अगले दिन रिवीजन करवा दूंगा, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पढ़ाने को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक बार पढ़ाऊंगा आपको, कम से कम वो 5 बार बैक टू पढ़ना है, तब जाकर आप क्लियर होंगे। चलिए जी, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम की अगर मैं बात करूं, देखिए सुनिए मेरी बात। डिविडेंड इनकम ना पहले के जमाने में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज के जमाने पे टैक्सेबल है अंडर द हेड IFOS में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जमाने की बात करूं, उस टाइम पे चलता था CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या
फिर डीडीटी। इनमें क्या होता था, सेक्शन 115 ओ भी इनके साथ चलता था, 115 ओ। उसमें क्या होता था कि कंपनी टैक्स पे करती थी शेयर होल्डर के बिहाफ पर डिविडेंड के लिए। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके ये बिल्कुल खत्म कर दिया, और आज की डेट में सारा का सारा टैक्स पे करना पड़ता है शेयर होल्डर को। दैट मीन्स अगर कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया तो शेयर होल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे यूनिट होल्डर को बांट दिया। हाँ जी, यूनिट होल्डर मतलब म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है जी। तो अगर इनको कुछ भी मिला कंपनी की तरफ से, ऑब्वियसली वो डिविडेंड माना जाएगा और वो टैक्स कर दिया जाएगा शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर के हाथ में, अंडर द हेड IFOS में। ठीक है जी। वो पहले का जमाना था जब कंपनी टैक्स पे करती थी, रिवर्स चार्ज होता था, दैट मींस कंपनी ही बांट रही है डिविडेंड और कंपनी को ही टैक्स पे करना पड़ता था, इसलिए उस पर लगता था डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। ठीक है जी। तो आज के टाइम पर आपको क्या देखना है सर, आज के टाइम पर सिंपल ये देखना है कि सीधा शेयर होल्डर टैक्स भरेंगे। कहां पर टैक्स होगा सर, IFOS में टैक्स होगा। ठीक है जी, IFOS में टैक्स होगा, शेयर होल्डर टैक्स देंगे, पेन कहां गया मेरा, शेयर होल्डर टैक्स देंगे। और चल गया। और किस रेट पर डिविडेंड, किस रेट पर टैक्स होगा, ये कुछ आइडिया है आप लोगों को सर? ये स्लैब रेट पर टैक्सेबिलिटी आएगी। उसके साथ साथ में एक पॉइंट और है, क्या इस पर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल होगा डिविडेंड पर? याद करो वो दिन बेसिक चैप्टर वाले तुम लोगों ने पढ़े होंगे। क्या इस पर एनहांस सरचार्ज लगेगा डीम्ड डिविडेंड या डिविडेंड पर? सर ऑब्वियसली इस पर नहीं लगेगा, स्लैब रेट से टैक्सेबल हो गए, अंडर द हेड IFOS में इसको हम टैक्स करके चलेंगे। बहुत बढ़िया बात। शेयर होल्डर को क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात दूसरी तरफ आते, क्या सर अब कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? अब कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ता, बट TDS के प्रोविजन अभी भी हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के प्रोविजन अभी भी हैं, और कंपनी को TDS काटना पड़ता है। बात समझना जरा, TDS काटना पड़ता है। चलिए सर, कौन सा सेक्शन सर? 194 है। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, आ जाओ फटाफट। डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS इफ शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर हेल्ड करते हैं, दैट मींस आपने आज खरीदे, आपको 5, 10, 20 साल उसको बेचने का मन है ही नहीं, तो IFOS में टैक्स होगा। PGBP इफ हेल्ड इज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपका खरीदने बेचने का व्यापार है, बिजनेस ही है शेयर्स को, तो फिर वो PGBP में टैक्स होगा, वो इसमें IFOS में टैक्स नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन द हैंड्स ऑफ ROR ऑलवेज टैक्सेबल। भैया ROR दूसरा चैप्टर याद करो, रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने क्या बताया था, ROR की तो कोई भी इनकम हो, सारी की सारी इनकम टैक्स हो जाएगी। इन केस ऑफ ROR NR टैक्सेबल ओनली व्हेन रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। ऑब्वियसली अगर आप डिविडेंड किसके हाथ में देते हो, RNOR के हाथ में या नॉन रेजिडेंट के हाथ में, तो हम उसको टैक्स कब कर सकते हैं? हम तो उसको तभी टैक्स कर सकते हैं जब वो डिविडेंड डायरेक्टली उस शेयर होल्डर को, या तो RNOR को या NR को डायरेक्टली वो इंडिया में रिसीव हुआ हो। डिविडेंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 अप्रैल 2020 dividend income is taxable in the hands of shareholder. Taxability of deemed dividend income from units of mutual fund amended by Finance Act. Deemed dividend under section 222A to E income from such mutual fund shall be taxable as follows. shareholder को क्या देना पड़ेगा सर? shareholder को आपने बताया कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, it is taxable chargeable to tax. रीड आउट कर लेना एक बार, डिडक्शन मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। चलो यही बता देते हैं, कोई बात नहीं। डिडक्शन की बात आई तो एक सेक्शन और निकल के आया इसमें। वो सेक्शन क्या कहता है? वो सेक्शन ये कहता है, अगर आपको डिडक्शन चाहिए, किसकी? जो भी आपको डिविडेंड मिला है उसकी डिडक्शन चाहिए, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आप लोन पर पैसा उठाइए, उसका ब्याज भरिए, और साथ में जो पैसा आपने लोन पर उठाया है उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और आप उसको इन्वेस्ट कहां करेंगे? आप उसको इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया कुछ? आप उसको इन्वेस्ट कहां करेंगे? सर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, मतलब लोन का पैसा आप कहां लगाएंगे? शेयर मार्केट में। तब जाकर आपको
डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज अदरवाइज साहब आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यू कांट क्लेम डिडक्शन। सर हम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हैं? डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर। चलो, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम, हमें भी पता है नहीं अलाउड, बट और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, अला बला कुछ भी नहीं, अदर देन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपने लोन पर जो पैसा लिया था आप उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड इन एनी प्रीवियस ईयर सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। मतलब 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, कहने का मतलब नट शैल में तो क्या हो गया, नाराज है क्या भैया हमसे? अरे लो जी, चलिए नट शैल में अगर मैं करक्स निकालूं नट शैल में, तो अंडर सेक्शन 57 डिडक्शन अलाउड, कितनी अलाउड होगी जी? क्या था? इंटरेस्ट पेड पहले था 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड फॉर लोन विच एवर इज लोअर। ये अंडर सेक्शन 57 में क्या डिविडेंड की डिडक्शन मिलती है? हाँ मिलती है, लेकिन 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड फॉर लोन, मतलब आपने ब्याज पर पैसा उठाया और फिर शेयर मार्केट में लगाया, तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो इंटरेस्ट और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर का अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। हाँ जी, देखें एक बार। परमिसिबल डिडक्शन देखना जी एक बार फटाफट, परमिसिबल डिडक्शन पेज नंबर 5 6.15 6.15 पेज नंबर, परमिसिबल डिडक्शन में आप देखना, फॉर डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, एक ही बात है। हाँ जी, only interest expenditure incurred to earn such income cannot exceed 20% of gross amount of such dividend or income from mutual fund or UTI, Unit Trust of India। अगर आप डिडक्शन चाहते हैं तो ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, लेकिन वो इंटरेस्ट आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम कुल मिला के दोनों में से जो भी लोअर होगा, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड फॉर द लोन, तो आपको उतना डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 57, अंडर सेक्शन 57 में। देखिए फटाफट एक बार दिमाग लगाइए, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है अभी, अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर माइंड। अब हमारे टाइम में ना सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगती थी, कई बार फैकल्टी निकल जाते थे पढ़ाते पढ़ाते, जो भाई हम तो मीडियम मीडियम मतलब मीडियम स्ट्रीम से, मीडियम उससे, ना हिंदी के ना इंग्लिश के ना संस्कृत के, जिसको कुछ नहीं आता लेकिन थोड़ा 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 सा आ रहा आता है। चलो फटाफट एक बार रीड करो।
चल सकते हैं? हाँ सर, चलिए जी। डिविडेंड में मैंने क्या बताया आपको सर? डिविडेंड में आपने बताया कि 3 चीजें ध्यान रखनी है। स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, हाँ सर, स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। आईएफओ में टैक्स होगा, हाँ सर। और लास्ट क्या थी? एनहांस सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल। एनहांस सरचार्ज उस पर लगेगा ही नहीं। फटाफट उतारो डिविडेंड के रिगार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फटाफट पेज नंबर निकालो जल्दी से जल्दी। ये वाली बुक दिख रही है, जीएसटी की भी आने वाली है, फटाफट। लेकिन आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए नहीं, आप जल्दी से पास हो जाओ, और नवंबर अटेम्प्ट के वालों के लिए आएगी। तो यू कैन रेफर अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने जो छोटे जूनियर हैं उनको रेफर कर सकते हैं। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद माई कंटेंट। हाँ जी, बुक का पेज नंबर है 6.2 डिविडेंड के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं 6.3 पर हम पढ़ेंगे ग्रॉसिंग अप। ग्रॉसिंग अप का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड? ग्रॉसिंग ऑफ डिविडेंड क्या होता है सर? होता तो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि भाई बात सुनना जरा। ग्रॉसिंग ऑफ डिविडेंड, ग्रॉसिंग ऑफ डिविडेंड का मतलब ये है कि आपको जो डिविडेंड मिला है वो नेट होकर मिला है। जैसे मान लो मैंने कोई इनकम कमाई, मान लो मैंने कोई इनकम कमाई और उस पर हमने टैक्स देना है, हाँ सर। लेकिन सामने वाला उस पर क्या काट लेता है? टीडीएस। काटने वाला तो काटेगा, काटने वाला काटेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो कटवा रहा है कि नहीं कटवा रहा है डिविडेंड। ठीक, तो जब मुझे डिविडेंड मिलता है, जब मुझे डिविडेंड मिलता है तो वो कैसे मिलता है? कटने के बाद टीडीएस कट गया, फिर मुझे मिला डिविडेंड। मान लो मेरी इनकम थी 10,000 रुपए, मान लो मेरी इनकम थी 10,000 रुपए और उसने डिविडेंड काट लिया 30%। दैट मीन्स मुझे कितना मिला सर? 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज। मुझे 7,000 रुपीज मिले, मुझे अकाउंट में आ गए 7,000 रुपीज। मैं उससे नहीं पूछूंगा भाई आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए प्रोफेशनल। भाई मैं अपनी इज्जत नहीं कम कर सकता, बात समझना, मैं अपनी इज्जत नहीं कम कर सकता। मैं क्लाइंट से पूछूं अरे साहब बताना कितना टीडीएस कटा है, मुझे ध्यान नहीं कितना टीडीएस कटेगा। मैंने देखा अपनी स्टेटमेंट में अरे 7,000 रुपए आ गए, चलो 7,000 रुपए आ गए, तो सीधा सीधा अगर 7,000 पे मुझे चेक करना है कितना मिला, तो जितनी अमाउंट मिली डिवाइडेड बाय जितनी जितनी अमाउंट मिली डिवाइडेड बाय, आप उसमें से माइनस कर दो 100 में से टैक्स रेट जिस पर वो टीडीएस कटा होगा। दैट मीन्स 30% इनटू में, हाँ जी कितना आ गया? 30%। जल्दी बोलो सर, ये आ गया आपका, कैल्सी कहाँ है हमारा? आएगा तो 10,000, लेकिन हमने अपना कैल्सी यूज जरूर करना है। डिवाइडेड बाय 0.70, ये आ गया पूरा 10,000। दैट मीन्स उसकी और मेरी इनकम कितनी थी? 10,000। तो आप जब भी ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड करेंगे तो जो भी आपको नेट फिगर मिली है डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 100 में से वो परसेंटेज माइनस कर देना जिस पर टीडीएस कटा होगा, वो ग्रॉसिंग अप होके उसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, एक तो तरीका ये हो गया जी हमने कर दिया 7,000 डिवाइडेड बाय 70%, ये भी एक तरीका है। या फिर आप इसको कर सकते हैं 7,000 डिवाइडेड बाय 70 गुना 100, ये भी एक इसका तरीका है। वही है, ध्यान से देखोगे तो 70% ही किया है, 70% ही किया है ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। आएगा 10,000 आंसर, इसके 7,000 डिवाइडेड बाय 0.7 आ गया, क्योंकि 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 0.7 करोगे, ये हमने किया 10,000 आ गया। दूसरा तरीका 70 से
70 कट गया, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर, दैट मीन्स 4 जीरो आ गई, पूरा 10,000 यहाँ पर आ गया, पूरा 10,000 यहाँ पर आ गया। फटाफट एक बार देख लो जल्दी से, मोटा मोटी एक बार समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। ग्रॉसिंग ऑफ डिविडेंड है क्या? हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ग्रॉसिंग ऑफ डिविडेंड का मतलब है हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम रिवर्स जा रहे हैं। हमें एक फिगर दी गई थी, हमें टीडीएस रेट दिया गया था, हमने अपनी इनकम निकाल ली कि हमारी इनकम कितनी है। आपको कई बार क्वेश्चन में दे देता है वो कि मिस्टर एक्स पेड टू मिस्टर वाई 1,25,000 आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर दैट मींस 7,000 की फिगर डिडक्ट होने के बाद है, तो इस 7,000 की फिगर टीडीएस कटने के बाद है। टीडीएस कितना कटा? 30%, दैट मींस 7,000 मेरे कितने पर हैं? 70 पर, तो 100 पर कितना होगा? ये फिर बात यही है। अगर मेरे 7,000 कितने पर है टीडीएस कटने के बाद? टीडीएस कितना कटा? 30%, दैट मींस 70 पर है। 7,000 अगर मेरा 70 पर है तो 100 पर कितना होगा? इफ माई फिगर 7,000 इज ऑन 70 रुपीज, या फिर कहूं 70, देन व्हाट विल बी इट ऑन 100, दैट मींस पार लेवल पर। पार लेवल पर कितना आ गया? एक चीज जमीन के नीचे है, ध्यान से देखो, ये चीज जमीन के नीचे है, 30% इसमें से हट चुका है, मुझे जमीन के ऊपर आना है, तो मैंने देखा कि ये वैल्यू इस पर कितनी है, तो 100 पर कितनी आएगी? 100 का मतलब पार वैल्यू पर कितनी आएगी। हाँ जी, चले आइए, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। करे कहाँ चला गया डिविडेंड? नाराज हो गया क्या हमसे? सर ये तो ज्यादा ही नाराज हो गया, ये आ गया ना। Such is dividend income or income from units of mutual fund subject to TDS under section 194 और 194K। जब हम TDS चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिविडेंड बांट रही है कौन? इंडियन कंपनी। और 194K में क्या है? अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है म्यूचुअल फंड वाले, अगर म्यूचुअल फंड वाले बांट रहे हैं तो उस केस में 194K लगेगा, 10% पर लगेगा, 5,000 से एक्सीड करने पर लगेगा, 5,000 से एक्सीड। द नेट इनकम शैल बी ग्रॉस्ड अप एज फॉलोज। आपको जो नेट इनकम मिली है आप उसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे? ग्रॉस डिविडेंड इज इक्वल टू नेट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, दैट इज फॉर एग्जांपल 10, तो आप इसको 90 ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेट डिविडेंड डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, वो फिगर आ जाएगी। यही काम हमने किया था, 7,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, यही काम इसने किया है, यही काम इसने किया है। हाँ सर, फटाफट देखो एक बार, जल्दी से दिमाग में बिठाओ दोस्त। और मैं तो कह रहा हूँ दिमाग में नहीं, दिल में, सांसों में, धड़कन में, जहां जहां उसको बिठाया है उसको थोड़े दिन के लिए बोलो कि तुम जाओ बाहर और डायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को, इन दोनों को आने दो अंदर। सर और भी तो हैं, फिर अगले महीने उसको बिठा लेना, अकाउंट्स को, फिर लॉ को, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। चलिए, कंपनी क्या क्या करेगी? सर कंपनी कुछ नहीं करेगी, कंपनी सीधा सीधा 10% पर डिविडेंड काट लेगी। अगर अमाउंट एक्सीड हुई 5,000 से, तो कंपनी का परम धर्म यह है कि वो डिविडेंड में से टीडीएस काट कर आपको अमाउंट प्रोवाइड करे। ए लिमिटेड ए डोमेस्टिक कंपनी, समझना जी, क्वेश्चन समझना। ए लिमिटेड ए डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 170 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। 23-24 के लिए ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है 170 लाख। Distribute on 10th of July 2023. Mr. X holding 10% in the shares of in A Limited received dividend 70 lakh. Obviously 17 लाख का 10% कितना? 170 लाख का 10% 17 लाख। 170 lakh का 10% is equal to 17 lakh in July 2023. Mr. Y holding 5% share in the A Limited received dividend 8.50 lakh. डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। भाई रिसीव एम, मिस्टर एक्स रिसीव कर रहा है डिविडेंड कितना? 8,50,000 रुपए। हाँ जी, निकाल देंगे? हाँ सर निकाल देंगे। इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड डिविडेंड ऑफ 170 लाख डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीवियस ईयर 23-24 इज सब्जेक्ट टू टैक्सेबल
In the heads of Mr. X, dividend income of 17 lakh would be taxable as slabed under income from other sources. In the heads of Y, entire dividend 8.5 lakh will be received would be taxable slabed under the head income from other sources. ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा सही है। चल सकते हैं? हाँ सर। चलो जी, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कब कब आती है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। नॉर्मल डिविडेंड टैक्सेबल कब हो जाएगा? डिक्लेयर्ड एट एजीएम। जब भी आप एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, बता नहीं है, डिक्लेयर हुआ है कि हम इतने % डिविडेंड देंगे, दैट मींस कंपनीज एक्ट के हिसाब से अब कंपनी की लायबिलिटी है वो डिविडेंड बांटना। इसलिए उन्होंने कहा नॉर्मल डिविडेंड ईयर ऑफ डिक्लेरेशन एट एजीएम, डीम डिविडेंड ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जब आप एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आप उसका लोन वगैरह रीपे करेंगे तो उस साल में वो डिविडेंड माना जाएगा। इंटरिम डिविडेंड ईयर इन विच डिविडेंड इट्स इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर। जब वो अवेलेबल टू शेयर होल्डर होगा, मतलब जब मिल जाएगा, तब वो ऑब्वियसली टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएगा, उसी साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। फटाफट देखो जी, फटाफट देखो जी, देखो जी, देखो जी। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर। चलो डीम्ड डिविडेंड की बात करके चलते हैं। डीम्ड डिविडेंड सेक्शन क्या है? सेक्शन ये है 222E। 5 ही सब सेक्शन है इसमें, 222A B C D E। सिर्फ 5 सब सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, वही दिमाग बंद कर देना है 5 के अलावा। मैंने कहा था इसमें 2 ही पार्ट है, एक डिविडेंड का है, गिफ्ट का है। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? डिविडेंड का हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिविडेंड का डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, आज टेलीग्राम ग्रुप में मैं डलवा दूंगा होमवर्क के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं IFOS से, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डलवा दूंगा। देखिए डीम्ड डिविडेंड होता क्या है? डीम्ड डिविडेंड एक्चुअल में उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, एक्चुअल में उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार को लगता है कि उन्होंने डिविडेंड दिया, और अगर सरकार को लगता है तो वो सही लगता है। लोग क्या करते थे, बड़े डेढ़ शाने थे, पहले डिविडेंड देते थे, कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ता था, सीडीटी पे करना पड़ता था, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था, शेयर होल्डर का कुछ नहीं जाता था। इन्होंने क्या किया शुरुआत में, ये बोले ठीक है, हम डिविडेंड तो हम हर साल कैश देते हैं, हम कैश की बजाय क्या दे देंगे? जल्दी बोलो, हम कैश की बजाय क्या दे देंगे? हम काइंड में दे देंगे। कंपनीज एक्ट में ठीक है आपको कैश में डिविडेंड बांटना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में आपको कैश में डिविडेंड बांटना पड़ेगा। सेक्शन 123 से लेके 129 आई थिंक, हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो आपको, अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैश में बांटोगे, लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है आप कैश में बांटो, चाहे बैंक में बांटो, चाहे काइंड में बांटो, हमें तो जहां जो मिलेगा उसी को टैक्स करेंगे। कैश में बांटा नॉर्मल डिविडेंड टैक्सेबल कर देंगे, काइंड में बांटा, वो जमीन दे दी, फर्नीचर दे दिया, शेयर दे दिए, तो वो क्या मान लिया जाएगा? जल्दी बोलो सर, वो मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड। उसको क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, आओ जी। दीज पेमेंट आर नॉट डिविडेंड, देखना जी क्या कह रहा है, दीज पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड इन रियलिटी, रियलिटी में डिविडेंड नहीं है। अब मान लो मैं अपने शेयर होल्डर को एक एक कुर्सी दे रहा हूं ऑफिस की, तो एक्चुअल में ये डिविडेंड नहीं है, लेकिन सरकार ये कहती है तेरी मंशा क्या थी, तूने कैश तो दिया नहीं उनको,
तूने अपने ऑफिस के एसेट्स बेच दी। एसेट्स कब बेच दी? तूने जीएसटी उस पर क्लेम कर लिया, तूने डेप्रिसिएशन उस पर पूरा क्लेम कर लिया। अब वो एसेट तेरे किसी काम की नहीं है। तू क्या चाहता है कि शेयर होल्डर को जो 10% डिविडेंड देना था कैश या बैंक में, उसकी बजाय तू उनको वो सड़ा हुआ गला हुआ फर्नीचर दे। समझ आया? हाँ सर। तो these payment are not dividend in reality, but for the purpose of income tax they are deemed as dividend as to check tax avoidance, कि आप टैक्स तो नहीं कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए। Following payments distribution by the company to its shareholder are treated as following payments distribution by company to its shareholder are treated as dividend to the extent of accumulated profit by the of the company। क्या कह रहा है कि आप इन चीजों से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉलोइंग पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ट्रीटेड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय द कंपनी। वो कह रहे हैं हम सारा डिविडेंड नहीं मानेंगे। बात समझना, कभी आपने बैलेंस शीट देखी है? हाँ सर बैलेंस शीट देखी। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या होता है सर? एसेट साइड में फिक्स एसेट्स भी होती हैं, करंट एसेट्स भी होती है। माय दैट मींस प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सारी चीजें एसेट साइड में रहती है। लायबिलिटी साइड की बात करूं तो सर लायबिलिटी साइड में इक्विटी, लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर, प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें रहती हैं। हाँ सर। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम आप जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पूरा नहीं मानेंगे। हम पूरा क्यों मानेंगे? हम तो सिर्फ उतना मानेंगे जितना आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान देना दोबारा, हम सिर्फ उतना डीम्ड डिविडेंड मानेंगे जितना आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? डिविडेंड में। आप डायरेक्टली तो डिविडेंड बांटेंगे नहीं। हाँ जी, बात समझना, आप डायरेक्टली तो डिविडेंड बांटेंगे नहीं, आप इनडायरेक्टली डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे बांट रहे हैं? एक सेकंड होल्ड करना जी। चलिए साहब, हाँ जी, आप कैसे बांटेंगे सर? आप एसेट्स बांट देंगे। आप कैश देते तो पहले के जमाने में कंपनी को डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ता, सीडीटी, डीडीटी। हाँ सर, आज के टाइम में क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर को देना पड़ेगा कैश पर। लेकिन आप क्या बोले, अरे मेरे यहाँ ना ये रिमोट रखा है, तो एक काम करिए रिमोट ले जा, डिविडेंड मत लेके जा, तो अपने घर पे टीवी चला लियो। ठीक है जी। मेरे ना यहाँ कैल्सी रखा है, हाँ तो कैल्सी ले जा यार। मेरे यहाँ ना फोन रखा है, तो मेरा फोन ले जा। तो अपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए यार। समझ रहे बात को? आप अपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। इनकम टैक्स बोले ऐसे तो हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। आप बांटते चले जाओ, हमें क्या पता चलेगा आपने कल को क्या एसेट बांट दी? हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने बोला जितना आप कितनी भी एसेट बांटो, चाहे एसेट साइड की जो आपकी बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड की सारी एसेट बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम डिविडेंड सिर्फ उतना ही मानेंगे जितना आपका क्या है? प्रॉफिट। जो आप प्रॉफिट है उसी को। भाई एक बात बता, समझ, सिंपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार तुम। पूरी एसेट तूने बांट दी मान ले, हाँ ठीक है। अब जो लायबिलिटी साइड खड़ी थी उसका पे ऑफ कहां से करेगा? लायबिलिटी साइड में क्या क्या है तेरा? कैपिटल, डिबेंचर, लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन, सैलरी पेबल, ये कहां से पे करेगा? एसेट से ही तो पे करता। हाँ तो समझ, कंपनी कितनी चालाकी कर सकती है? कंपनी सिर्फ उतनी एसेट बांटेगी जितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो कहीं और से होगी, लोन को पेमेंट करनी है कहीं और एसेट से होगी, बैंक से होगी, किसी और चीज से होगी। लेकिन जितना मेरा प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट बैलेंस होगा, उतना मेरा एसेट बांटेगा। तो वो कह रहा है कि ठीक है, जितनी तू एसेट बांटेगा सिर्फ उतना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना होगा उतना मैं सारा का सारा तेरा क्या मान लूंगा? डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड नहीं, डीम्ड डिविडेंड। मतलब मान या मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान या ना मान मैं तेरा मेहमान, मान या मत मान तू इसको डिविडेंड, हम जबरदस्ती मान रहे हैं कि ये डिविडेंड है। तू कह रहा है यार मैंने तो स्टॉक बांटा है, मैंने तो फर्नीचर बांटा है, मैंने तो एसी दिया है। भाई तूने एसी दिया है,
लेकिन तू उतना ही एसी देगा जितना तेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। ज्यादा दे दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू पूरी एसेट लौटा दे, क्योंकि कल को क्रेडिटर को पैसा कहां से देगा, तूने सारी एसेट शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दी तो। समझ बात को। डिबेंचर खड़े हैं उनका पैसा कहां से देगा, समझ बात को। लोन खड़ा है उसका पैसा कहां से देगा, समझ बात को। सैलरी पेबल खड़ी है उसका पैसा कहां से देगा, टीडीएस पेबल, जीएसटी पेबल, ये सारी लाइबिलिटीज है, कहां से देगा पैसा। तो तू उतना ही शेयर होल्डर को देगा जितना तेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। समझ। चलो हाँ जी चलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट क्या कह रहा है, वो कहता है देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट फ्रॉम कैपिटल। चाहे आप उसको कैपिटलाइज करो या मत करो, बात समझना। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। चाहे आपने एंट्री घुमा के उसको कैपिटल में डाला या ना डाला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर आपने कहीं वो प्रॉफिट कैपिटलाइज तो नहीं कर दिया, शेयर होल्डर के कैपिटल में तो नहीं ले गए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये देखेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सच डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट, आप कंपनी की एसेट को रिलीज कर रहे हैं, दे रहे हैं। इन केस ऑफ ए इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, नो एसेट आर रिलीज सिंस इट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, thus not deemed as dividend। नोट डाउन, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो। इन केस ऑफ, ध्यान देना, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर, नो एसेट आर रिलीज्ड। आप क्या एंट्री पास करते हैं सर, प्रॉफिट में से ही बोनस दे देते हैं, लाइबिलिटी साइड से ही एंट्री पास हो जाती है। हाँ, आपने एसेट कोई रिलीज नहीं करी। इट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है, नो एसेट आर रिलीज सिंस इट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दिया, बोनस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, thus इट इज नॉट एज डीम्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड नहीं मानेंगे हम, बोनस शेयर वाला, ठीक है। इफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन डेट हैज टू बी टेकन फॉर डिविडेंड। ऑब्वियसली ये तो ना भी लिखता तो भी हम मानते, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू नहीं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, वो हम कंसीडर करेंगे। फॉर टेक एन एग्जांपल, एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जांपल है। एबीसी लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल 35 लाख। एबीसी लिमिटेड है कोई कंपनी, उसमें उसकी शेयर कैपिटल है 35 लाख। द कंपनी है जर्नल रिजर्व 25 लाख। समझना बात को, शेयर कैपिटल कितना था 35 लाख और जर्नल रिजर्व 25 लाख। हाँ जी, एंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड। वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर एक्स रिसीव डिविडेंड 27,000 एंड होल्डिंग 2% ऑफ शेयर। वो कह रहा है वो 2% की शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, लेकिन उसको 27,000 रुपए मिले। इन दिस केस एंटायर अमाउंट ऑफ 70,000 70,000 रिसीव्ड बाय हिम शैल बी टेकन एज डिविडेंड मान लेंगे। फटाफट एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है एक बार जल्दी से फटाफट पूरा एग्जाम्पल अपने से पढ़ो। हाँ जी, रीड आउट किया कि नहीं किया, रीड आउट किया कि उसकी 2% की शेयर होल्डिंग में, उसकी 2% की शेयर होल्डिंग में एंटायर अमाउंट ऑफ 27,000 रिसीव्ड बाय हिम शैल बी डिविडेंड। पूरी की पूरी अमाउंट क्या मान ली जाएगी, डिविडेंड मान ली जाएगी। आपने क्या बांटना चाहा, एसेट, चाहे कैश में चाहे काइंड में।
बोनस शेयर अगर कैपिटलाइज कर रखी है आपने, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एसेट कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आपकी एसेट साइड थोड़ी छेड़ी आपने बोनस शेयर इशू करे हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रॉफिट ही लगा दिया। ठीक है, ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर बोनस शेयर, देखना ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर बोनस शेयर होल्डर। हाँ जी, क्या कह रहा है ये कह रहा है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिबेंचर बोनस शेयर एक्सेट्रा। मतलब सर मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर किसको इशू कर रहे हैं, यहां पे नहीं लिखी है बात, ये बात यहां लिखी है। आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं शेयर होल्डर को ही। क्या किया, डिबेंचर इशू कर रहे हैं शेयर होल्डर को। कहने का मतलब ये है, आप एक बात, लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले पेमेंट किसको होती है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फिर डिबेंचर होल्डर। अगर ना होते सबसे लास्ट में पेमेंट होती लिक्विडेशन के टाइम पर। अब डिबेंचर होल्डर डाल दिए, उन्हीं शेयर होल्डर को क्या दे दिया, डिबेंचर। आपने शेयर होल्डर को कन्वर्ट क्या कर दिया, डिबेंचर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आप डिबेंचर दे रहे हैं। दैट मींस सिर्फ कंपनी का मोटिव क्या है, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको खत्म कर दो। चाहे शेयर होल्डर एक एक करके पकड़ी गई है ट्रांजेक्शन, पहले ये आई फिर ये आई, आपने क्या किया, प्रॉफिट खड़ा था, प्रॉफिट हटा के डिबेंचर दिखा दिए, बोला जी हमें तो इनको पेमेंट करनी है। अरे पहले तो तेरा प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड, तूने क्या कर दिया, तूने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको बोल दिया ये मेरी लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। अरे यही तो सरकार रोकना चाहती है, सरकार आपसे टैक्स लेना चाहती है डिविडेंड पर। तुम डिविडेंड बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, बस उसकी शक्ल चेंज कर दी। अब उसको नए कपड़े पहना दिए, पहले धोती कुर्ता पजामा था, अब उसको पैंट शर्ट पहना दी, फिर उसको कोट पैंट पहना देंगे, नया जामा पहना दिया। किसका, डिबेंचर का। किसको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। ध्यान पढ़ना ध्यान से। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, चाहे कैपिटलाइज है चाहे नहीं है, आप क्या दे रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कन्वर्ट करके डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू एनी शेयर होल्डर, चाहे इक्विटी को चाहे प्रेफरेंस को, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर को चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बोनस शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बोनस शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बोनस शेयर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप उसी का पैसा उसी के। देखो, नो डिविडेंड इफ गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं बोनस शेयर, तो वो डीम्ड डिविडेंड नहीं है। आप बोनस शेयर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। Yes or no? Yes sir. In this clause, release of assets is not necessary. Taxable amount. Bonus share debenture. Bonus share debenture. Fair market value is taxable in the hands of shareholder. क्या कहता है, Mr. X holding 100 preference share. आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, Mr. X holding 100 preference share in ABC Limited. The company has issued him 100 bonus share having market value 1200 रुपए। हाँ जी ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, तो क्या डीम्ड डिविडेंड है, इट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि आपने डिविडेंड बांट दिया इनडायरेक्टली। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने क्या दे दिया, बोनस शेयर। बोनस शेयर कहां से दोगे आप, कहां से बोनस शेयर इशू करोगे। जनरल एंट्री याद करो 12th की, जनरल एंट्री याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे वो एंट्री होगी क्या, वहां पे ये एंट्री होगी क्या, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर कैपिटल नहीं होगी। यहां पे क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर, बोनस शेयर कैपिटल। समझो इसको, ध्यान दो ध्यान दो। आपने क्या किया, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, बोनस शेयर में। किसको, शेयर होल्डर को, इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट कैश काइंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सेम वही बात है, अगेन बात रिपीट होगी। बस आपने लिक्विडेशन के टाइम पर एसेट बांट दी, पहले वाले पॉइंट में था
आपने कभी भी एसेट बांट दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, चाहे कैश में या काइंड में, कभी भी। और थर्ड वाले पॉइंट में है आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट कैश या काइंड में एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सेम वही, कब तक कब तक कब तक कब तक, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे कैपिटलाइज हो चाहे ना हो, इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी, आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। अब आपने क्या हथकंडा अपनाया, आपने सोचा इसको पता चल गया गवर्नमेंट को, मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं एसेट, चाहे मैं बोनस शेयर कैपिटल इश्यू करता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, चाहे मैं डिवेंचर शेयर होल्डर इश्यू करता हूं, इनको पता चल गया। इन्होंने क्या किया, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना शुरू कर दी। मतलब जैसे मैंने आपको डिविडेंड देना है, आपकी शेयर कैपिटल थी, मैंने शेयर कैपिटल को कम कर दिया और डिविडेंड दे दिया आपको। देखना ध्यान से, ये लोग क्या करते हैं, any distribution by the company on reduction of its share capital, any distribution by the company on reduction of its share capital to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not, is deemed dividend. Total amount received reduced by the amount of deemed dividend 222C, balance would be treated as, इसको अभी पेंडिंग छोड़ दो, इस वाले पॉइंट को पेंडिंग छोड़ दो, इस वाली लाइन को पेंडिंग छोड़ो अभी। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को रीड आउट करो। एग्जाम्पल को रीड आउट करो। Mr. X is holding 1000 shares of ABC Limited of 10 each. Company has reduced its share capital. कल मैं इन सब पर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आपको, ये बात याद रखना। आज सिर्फ मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूँ, इसका आपकी रीडिंग करवा रहा हूँ यहाँ से। कल मैं इसका प्रैक्टिकली सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो आज सिर्फ दिमाग में बिठाने का कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, बेस इसका ये होना चाहिए, तब जाके अपने आप क्वेश्चन आंसर क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने आपको फिर कहा है, जितना भी मैं कंटेंट पढ़ाऊं, अगर उसके बिहाफ पर क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं तो दोस्त मेरी गलती पढ़ाने में। अगर मैंने वो पढ़ा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, वहीं से क्वेश्चन है, फिर नहीं बन रहा है, तो फिर आपकी गलती। ध्यान रखना, बस ये देखना गलती किसकी, गलती चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, आपको वो ठीक करवा। ऑब्वियसली मैं गलती करूंगा नहीं, मेरे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए, तो अब गलती आपके पार्ट पर ही होनी लाजमी, क्योंकि हमने बहुत बच्चे निकाले यार पास करा करा के, तो हमारी तरफ से गलती होना बहुत बहुत रेयर चांस है, क्योंकि आपके भविष्य के साथ हम नहीं खेल सकते। तो आप भी अपने भविष्य के साथ ना खेले। आई रिक्वेस्ट टू यू, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं शिद्दत के साथ समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर समझो। अनलिमिटेड व्यूज दे रखे मैंने इसीलिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कॉल करो मुझे कि सर नहीं आया समझ में, सर बताओ मुझे, पर्सनली बताओ। हो सकता है आपको कम समझ आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 बार बताऊंगा, मैं एग्जांपल चेंज करके बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जो समझे, बुझे सर। Mr. X is holding 1000 shares of ABC Limited 10 each. Company has reduced its share capital and has refunded 5 रुपए per share to the shareholder। ध्यान देना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट छोड़ दिया खेलना, क्या बोले, एक काम करो, जो शेयर कैपिटल है उसी को रिड्यूस कर दो, मतलब पैसा वापस कर दो। बोल देना हमने तो क्या किया है, हमने तो शेयर कैपिटल रिफंड कर दी। अच्छा, ये डिविडेंड नहीं है क्या? अच्छा, डेढ़ शाने बनते हो। The amounts received by the shareholder shall be considered to be dividend to the extent of accumulated profit। जितना भी आप accumulated profit से कुछ नहीं बांटा, इन्होंने तो शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी, बट किस अमाउंट तक मानेंगे, जितना आपके पास accumulated profit है। कॉन्सेप्ट वही है, बेस वही है, आप कितना डिविडेंड बांट सकते हो, जितना आपके पास accumulated profit है उतना ही आप डिविडेंड बांटोगे। चाहे शेयर कैपिटल रिड्यूस कर लो, चाहे डिबेंचर इशू कर लो, चाहे बोनस शेयर इशू कर लो, चाहे एसेट बांट लो, चाहे एसेट बांट लो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट ई पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ई पॉइंट।
लास्ट है पर ई पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी देखिए, कल प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे इन सब पर, आज नहीं कर पाएंगे, कल की क्लास मतलब जब भी आपको क्लास मिलेगी, कल तो ट्यूसडे है, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों की क्लास में। चलो, अब अगला हथकंडा इन्होंने क्या अपनाया, अगला हथकंडा इन्होंने ये अपनाया कि अब ये ना डिबेंचर इशू करते हैं, ना एसेट बांटते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये करते हैं लोन देते हैं। ये बोले हमने तो लोन दिया था यार इनको, ये डिविडेंड है ही नहीं, लोन का पैसा है। आप लोग भी अगर आर्टिकलशिप में हो या जाओगे तो जब भी आप देखोगे कि अगर एक जगह से एंट्री ट्रांसफर हुई है दूसरी जगह, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, अगर एक जगह से मान लो 10 लाख की एंट्री गई है दूसरी जगह, किसी को पैसा देना था, उसकी इनकम, अब आप तो बोल दोगे नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको क्या समझ भारी दुनिया की, आप तो बोल दोगे अरे इसने इसको पैसा दिया 10 लाख, इनकम हो गई, नहीं, उसको मान बना दिया जाता है लोन, एंट्री घुमा दी जाती है, उसको लोन ट्रीट किया जाता है। ये वही तरीका है, लुक लाइक इनकम नहीं बनाओ, तुमने उसको लोन दे दिया, अरे डिविडेंड कहां दिया मैंने तो लोन दिया है, अच्छा ज्यादा बेवकूफ समझते हो। देखो क्या किया इनके साथ, एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, सबसे पहली बात यू शुड नो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस वो कंपनी जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, बाय वे ऑफ एडवांस और लोन, एडवांस दे रहे हो या लोन दे रहे हो, किसको, टू द शेयर होल्डर, आप अपने ही शेयर होल्डर को, बेनिफिशियल होल्डिंग एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर इन द कंपनी ऑन द डेट ऑफ लोन, जिस दिन आप लोन दे रहे हो उस दिन जिस भी शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो वो 10% की इक्विटी शेयर होल्ड करता है उस कंपनी में, तो जो भी आप लोन बता रहे हो वो हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे अंडर सेक्शन 222 ई में। शेयर होल्डर कौन सा होना चाहिए, 10% वोटिंग राइट उसकी होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ लोन, तब जाकर ही 222 ई लगेगा। या फिर किसी भी पर्सन को लोन दे रहे हो, पहले क्या था शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो, अब क्या है एनी पर्सन, किसी को भी लोन दे रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, सच शेयर होल्डर का मतलब दिस वन, आप इसको दे रहे हो पहला पॉइंट, आप इसके बिहाफ पर किसी और को दे रहे हो दूसरा पॉइंट। तीसरा, एनी कंसर्न, किसी कंसर्न को, ये तो था किसी पर्सन को, किसी कंसर्न को इन विच सच शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दैट मीन एटलीस्ट 20% शेयर होल्डर करता है। जैसे आप किसी पार्टनरशिप फर्म को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रही है और उस पार्टनरशिप फर्म में 20% की वोटिंग पावर ये शेयर होल्डर करता है। शेयर होल्डर कौन, जो 10% की वोटिंग पावर होल्ड करता है इस कंपनी में। मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड PQR फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को लोन देना चाहती है, वो उसको लोन दे रही है, लेकिन ये जो मिस्टर राम है ये इस कंपनी में 10% की होल्डिंग करता है और उस फर्म में 20% की होल्डिंग करता है, तीनों का आपस में कनेक्शन है, तो ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। या फिर जो PQR कंपनी है, PQR या जो XYZ कंपनी है, ये उस राम की वाइफ को लोन दे रही है, एडवांस और लोन किसी उस पर्सन के बिहाफ पर, शेयर होल्डर के बिहाफ पर। एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज मेंबर या पार्टनर, आप किसी भी ऐसी कंसर्न को दे रहे हो जिसमें आप पार्टनर हो, सिर्फ पार्टनर या मेंबर, AOP वगैरह में मेंबर हो, उस AOP को कंपनी लोन दे रही है और तुम शेयर होल्डर 10% की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में होल्ड करते हो और उसमें मेंबर हो, ये प्रोविजन लग जाएगा। Subsequent repayment of loan by shareholder to company is irrelevant। तारुलता श्याम, अगर सब्सिक्वेंट रीपेमेंट कर देते हैं वो इररेलेवेंट है, मतलब आपने कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया, डीम्ड डिविडेंड लग गया, बेशक वो वापस करता रहे, वो बोले अरे हमने तो वापस कर दिया, हमने कहा लिया था, हम तो मजाक कर रहे थे जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं दीदी डर गई, दीदी डर गई, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय एसएच का मतलब शेयर होल्डर, एसएच का मतलब शेयर होल्डर है, टू कंपनी इज इररेलेवेंट, केस लो है तारुलता शाम का।
Section 222E not applicable in case of trade advance given by closely held company to its eligible equity shareholder in the ordinary course of business. ट्रेड एडवांस दे रहे हो, ट्रेड एडवांस दे रहे हो एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर को, मतलब अरे अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोला है कि ट्रेड एडवांस के लिए कुछ पैसा है, मतलब जाकर सामान खरीद लो, कुछ मशीनरी लगवा लो, कुछ टाइलें लगवा लो, मतलब ट्रेड एडवांस है, बिजनेस से रिलेटेड पैसा है। फिर वो तो कंपनी के खुद के बिजनेस के लिए पैसा दे रहे हो, वो लोन नहीं मानेंगे, उसके पर्पज के लिए लोन दे रहे हो तब मानेंगे। 222 also attract even if company charge market rate of interest। क्या बोला? बेशक तुम उससे इंटरेस्ट पर लोन दो, शेयर होल्डर 10% की वोटिंग पावर होल्ड करता है, उसको मार्केट रेट पर, अरे एसबीआई में 12% का रेट चल रहा है, मैं भी इसको 12% पर दे देता हूं, ईना चोलबे, तब भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्या बोला? सेक्शन 222D ऑल्सो अट्रैक्टेड इवन इफ, चाहे बेशक कंपनी चार्ज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये जितने भी नोट है ना, ये सारे नोट्स को मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों नोट्स। if loan are given to more than one shareholder then accumulated profit shall be adjusted as per FIFO method। FIFO मतलब आपने मान लो 8 शेयर होल्डर है, उनको लोन दिया, अमाउंट कम पड़ गई, अब किसको पहले मंगाओगे? तो जिसको पहले लोन दिया उसका पहले कंसीडर करेंगे डीम डिविडेंड, फिर उसके बाद दिया उसको फिर मानेंगे। ठीक, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिसको पहले लोन दिया पहले उसका डीम डिविडेंड, फिर उसके बाद वाले का डीम डिविडेंड, फिर उसके बाद वाले का डीम डिविडेंड, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तब तक चलते रहेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लो छठे पर खत्म हो गया, 8 शेयर होल्डर को लोन दिया था, कोई दिक्कत नहीं, छठे पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट खत्म हो गया तो फिर खत्म, फिर 2 का डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट खत्म हो गया। FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान देना जी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी हैज जर्नल रिजर्व 7 लाख, उसका जर्नल रिजर्व लायबिलिटी साइड में कितना दिखा रहा है? 7 लाख रुपीज। करंट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, तो कितना हो गया सर? इसका जर्नल रिजर्व 7 लाख, करंट प्रॉफिट 2 लाख, 9 लाख रुपया हो गया। कंपनी हैज गिवन ए लोन 3 लाख टू वन शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, एक शेयर होल्डर है एक्स, उसको 3 लाख रुपए दे दिया। It will be considered as dividend in the hands of Mr. X. However, if loan is given by the company is 10 lakh, the dividend shall be, अगर लोन दिया होता 10 लाख, 3 लाख था तो कोई दिक्कत नहीं, 7 और 2 9, 7 जनरल रिजर्व में पड़ा था, 2 लाख का प्रॉफिट है, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया? 9 लाख। तो फिर 3 लाख का दिया तो 3 लाख मानेंगे, लेकिन अगर 10 लाख का दे देता तो अरे हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो 9 ही लाख है, तो 9 लाख का ही तो लोन मानेंगे यार, लोन 9 लाख का ही डीम डिविडेंड मानेंगे, 10 लाख का थोड़ी मान लेंगे। 10 लाख, मैंने क्या बोला? जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होल्ड करते हैं सिर्फ उतना ही आप डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यस और नो? एक्सेप्शन टू द सेक्शन 222E, मनी लैंडिंग इज द सब्सटेंशियल बिजनेस ऑफ द कंपनी, लोन इज गिवन टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बोला? आपका मनी लैंडिंग का बिजनेस है। अब आप ये मत बोल देना सर आपने तो बोला था कि अगर मार्केट रेट भी चार्ज किया तो भी लगेगा, तो लगेगा मार्केट रेट, लेकिन जैसे बैंकिंग कंपनी हो गया यार, एनबीएफसी हो गया यार, उसका काम ही लोन देने का, तो फिर उस पर काहे मानोगे? सेट ऑफ डिविडेंड वेयर एनी पेमेंट लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड। मान लो आपकी कोई पेमेंट की थी, आपने किसी को लोन दिया, वो डिविडेंड मान लिया सर, बाद में दोबारा से लोन वो दे दिया डिविडेंड, तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी जो पहले डिविडेंड मानी थी। जैसे वेयर एनी पेमेंट लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड, पहले आपने लोन दिया वो डिविडेंड मान लिया, अब बाद में एक्चुअल में डिविडेंड बांट दिया कंपनी ने, सब्सिक्वेंटली कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड सो पेड इज एडजस्टेड सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट प्रीवियस बोरोइंग, एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट बी अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड। कहने का मतलब ये है आपने लोन दिया, डीम डिविडेंड मान लिया, फिर बाद में कंपनी ने एक्चुअल में डिविडेंड दे दिया, तो फिर उसको एडजस्ट कर देना, फिर उसको दूसरे वाले को डिविडेंड मत मानना, उसको आपस में एडजस्ट कर देना। एक पॉइंट आया था कि सर अगर वो रीपेमेंट कर दे, ध्यान देना, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट, ध्यान देना, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ द लोन इररिलेवेंट, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ही डिविडेंड मान दे, वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा।
फॉलोइंग पेमेंट शाल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, ये पेमेंट डीम्ड डिविडेंड नहीं मानी जाएंगी. पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर. ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ट्रेड एडवांस नहीं मानेंगे. कहने का मतलब सबको भूल जाओ, सिर्फ हाईलाइट करो. ट्रेड एडवांस को हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे, डीमर्जर के केस में नहीं मानेंगे, बायबैक ऑफ शेयर के केस में नहीं मानेंगे. ये तीनों केस कभी भी डीम्ड डिविडेंड के दायरे में नहीं आएंगे. यस और नो? यस और नो? ठीक है, ठीक है सर. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रीड ओनली वंस, आपका ये होमवर्क है, आप इसको एक बार जरूर रीड करेंगे. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है. होमवर्क आपके लिए. ठीक है. हाँ सर, डिविडेंड आपका हुआ यहां पर खत्म. मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ाना, अभी रुक जाओ, भागो मत भागो मत भागो मत. इनकम, अदर इनकम, आईएफओएस. और कौन कौन सी इनकम है जो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है? गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है 56 टू 10, 50,000 से ज्यादा वाला. हाँ सर. इनकम फ्रॉम ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस, ये सबसे लास्ट पेज है, पेज नंबर 6.17 पर आओ. सबसे लास्ट पेज है ये देखो, इसके बाद खत्म हो गया. सबसे लास्ट पेज पर आओ. और एक सबसे पहले पेज पर था यही पॉइंट, एक सबसे लास्ट में है, एक सबसे पहले था. अगला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन पेबल ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर गवर्नमेंट डिले पे कर रही है और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल आएगा. लेकिन 50% की उसमें क्या मिल जाएगी? डिडक्शन. याद है, अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, कंपनसेशन दे दिया, फिर दोबारा एनहांस कंपनसेशन दे दिया, क्योंकि किसानों ने गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया था, अदालत बोली इनको ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने फिर मुआवजा दिया. अब 4 साल अगर वो केस चला तो 4 साल जो पैसा बढ़ के मिला उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी, एडवांस मनी का फॉर फ्यूचर कैपिटल गेन. याद आया? any sum received under a general insurance premium, any sum received under a general life insurance premium, KIP वाला. income from undisclosed source received without consideration, already told you. ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी. हाँ जी, कुछ हमने बेसिक किया, कुछ डिविडेंड वाला पार्ट किया. ठीक है, अभी छुट्टी कर दें क्या? छुट्टी करने का मन तो नहीं हो रहा. चक्कर ये है कि सब समस्याएं बहुत है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा, समस्याएं बहुत है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा. चिंता मत करो, मैं बैठा हूं जब तक. टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, अगर नहीं किया है अभी तक, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अप्रोक्सीमेटली डेली 2 क्वेश्चन डालता हूं, उसकी प्रैक्टिस करो यार. रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की. 30% 30% होल्ड करता है, पास कराने का ज्यादा दम है उसमें. तो टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट. उस पर जो भी क्वेश्चन मैं दूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं उस पर दूंगा ICAI के होंगे, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो. कोशिश करूंगा जीएसटी के भी दे दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, चल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद. मिलते हैं आपसे कल की क्लास में. कल हम इस चैप्टर के जो अभी आज पढ़ा है इसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन बैंक ये रहा. अगर कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, मना ही बिल्कुल नहीं है आपको. कहां चला गया, कहां गया उसे ढूंढो. आईएफओएस कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही. ठीक है, चल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद. मिलते हैं आपसे कल की क्लास में. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो गिफ्ट का प्रोविजन रह गया आपका, हम वो करेंगे गिफ्ट वाले प्रोविजन. बस आईएफओएस में 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक गिफ्ट के प्रोविजन और एक डिविडेंड के प्रोविजन. कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर 836858
7373 नीचे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।